हम उस भारत की बात कर रहे हैं जिसमें मनुष्य ही नहीं बल्कि हर प्राणियों के साथ करुणा कंपैशन की बात करता है। तो ऐसा देश, ऐसी संस्कृति, ऐसा मूल्य सामाजिक क्रूरता को कैसे जगह दे सकता है? अगर कास्ट सिस्टम की जो सोशल क्रूएलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको भारत का दर्शन कैसे महत्व दे सकता है? इसका मतलब उससे डेविएशन है, उससे वो विपथन है, उससे वो विकृति है। हाँ, कुछ लोग तर्क करते हैं क्योंकि दीदी मैं भी पैदा हुआ सवर्ण कुल में ही, तो हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इसकी क्यों बार बार वकालत करते हैं? आपको तो ईश्वर ने पैदा किया क्षत्रिय कुल में, तो आप क्यों बोलते रहते हैं इसको? तो मैं उनसे अक्सर कहता हूं, देखो हम लोग मूलतः भारत के हैं, नंबर 1। और सामाजिक स्ट्रेटिफिकेशन तो समाज का देखो एक अनिवार्य गुण है। स्वामी जी की बातों में आप कभी भी सुनते होंगे कि जब आप कभी समूह होगा तो उसके काम बटेंगे, अलग अलग लोग विभाजन होगा। हमारे शरीर में भी हमारे सेल्स अलग अलग कार्य विभाजन करते हैं, लेकिन क्या हम शरीर के किसी सेल को कमतर मानते हैं क्या? आपको अगर कहूं कि लंग्स इंपॉर्टेंट है कि हार्ट, तो आप क्या कहेंगे? दोनों। लीवर इंपॉर्टेंट है कि लंग? दोनों। पैंक्रियास कम इंपॉर्टेंट है, गाल ब्लैडर कम इंपॉर्टेंट है, या जो हमारे मलमूत्र निकलते हैं वो द्वार कम इंपॉर्टेंट है ना? सभी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से कार्य विभाजन होना एक नेचुरल प्रोसेस हो सकता है समाज में, इसी तरह से ग्रुपिज्म हो सकती है, लेकिन अगर उसके आधार पर आप किसी के साथ घृणा करते हो या अन्याय करते हो तो वह कभी भारतीय संस्कृति की का मूल दर्शन परमिट नहीं करता है। चाहे आज हमारा चतुश्रेणी कर्मचारी हो, हमारा चालक हो, हमारा सेवक हो, हमारे घर में डोमेस्टिक सर्वेंट हो, उसको उतना ही सामर्थ्य वो काम कर रही है, लेकिन वो चोरी नहीं कर रही, अपराध नहीं कर रही हो, वो गरिमा के साथ अपनी मेहनत का सो करके अपनी जिंदगी को गरिमापूर्ण जीने का प्रयास कर रही है। तो जितनी आपकी इज्जत है उससे ज्यादा इज्जत उसकी होनी चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग एक यूनिफॉर्म हो जाएंगे, सभी लोग प्रधानमंत्री हो जाएंगे, नहीं। ये समाज में संस्तरण तो रहेगा, ये सभी कर्मचारी आईएएस अफसर तो नहीं हो जाएंगे। कोई 4th क्लास रहेगा, कोई क्लास 3 रहेगा, कोई क्लास 2 रहेगा, कोई क्लास 1 रहेगा, उसमें कोई उनके अधीनस्थ रहेगा। एक सिस्टम होता है, लेकिन उस सिस्टम के बीच में मानवता नहीं मरनी चाहिए, उस सिस्टम के बीच में सम्मान नहीं मरना चाहिए, उस सिस्टम के बीच में करुणा नहीं मरनी चाहिए। ये कहती है हमारी भारतीय संस्कृति। तो इसलिए हम ये पढ़ाएंगे आपके बच्चों को और आपके पीढ़ी को, तो इसलिए आप इसमें जुड़िए। अब लास्ट में 5 मिनट में बता रहा हूं लीगैलिटी, जो आप नोट कर लीजिए। लीगैलिटी क्या है? तो जैसा मैंने कहा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ, पहले इंग्लिश वाले सिर्फ जो इंग्लिश समझते हैं उनको लिए बोल रहा हूं। The Bharati Shiksha Board has been set up by Government of India with the unique objective of blending Indian knowledge system with modern education. What does it mean? Modern education means each kind of competencies needed in the present century. Our student must be equipped with all that kind of competency and skill. हिंदी में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का आधुनिक शिक्षा के साथ समन्वय का लक्ष्य रखते हुए भारत सरकार ने पूज्य स्वामी जी के संकल्प पर भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया और इसके संचालन का दायित्व पतंजलि योग पीठ को एक स्पॉन्सरिंग बॉडी नियत करते हुए कानूनी रूप से दे दिया। पॉइंट वाइज ये है कि सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहला पॉइंट लिखिए, भारत सरकार द्वारा गठित हुआ। उससे पहले लिख लीजिएगा कि पूज्य स्वामी जी के संकल्प पर भारत सरकार ने गठित किया। ठीक है, नंबर 1 है कि पूज्य स्वामी जी के संकल्प पर भारत सरकार ने गठन किया। इसका उद्देश्य रखा, अब उद्देश्य नोट कर लीजिए
कि आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय, ब्लेंडिंग ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम विद मॉडर्न एजुकेशन। इंग्लिश में उसी लाइन को बोल रहा हूं। तीसरा है, अब ये लाइन अगला लिख लीजिए कि इट इज इक्वली लीगल एज सीबीएसई। यह वैधानिक रूप से उतना ही समर्थ है जैसा सीबीएसई। वैधानिक रूप से सीबीएसई की तरह ही मान्य है, इक्वली लीगली वायबल ऑथेंटिक एज सीबीएसई। आगे लिखिए, पतंजलि योगपीठ को कानूनी रूप से स्पॉन्सरिंग बॉडी नियुक्त किया भारत सरकार ने। तो स्पॉन्सरिंग बॉडी हो गई पतंजलि योगपीठ, नोट कर लिया। सीबीएसई के बराबर बोर्ड है लीगल, ये भी नोट कर लिया। अब अगला नोट करिए कि यह प्रशासनिक रूप से, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली, वित्तीय रूप से स्वतंत्र बोर्ड है। मतलब पतंजलि इसके लिए स्वतंत्र है, वित्तीय संसाधन देने के लिए और प्रशासनिक रूप से संचालित करने के लिए। ठीक, अब अगली लाइन नोट करिए, इसमें लगभग 40% सदस्य हमारे बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नामित है, जो आपके लिए ज्यादा कन्विंसिंग है लोगों को बताने के लिए। भारत सरकार द्वारा नामित हैं और शेष पतंजलि योगपीठ द्वारा नामित हैं। 11, 7 हैं भारत सरकार के, 11 हैं पतंजलि के। सबसे अच्छी बात जो समझाने के लिए स्कूलों को कि इस बोर्ड में भारत सरकार की ओर से जो सदस्य हैं, चेयरमैन सीबीएसई भी सदस्य हैं, डायरेक्टर एनसीईआरटी भी सदस्य हैं। मतलब किसी विद्यालय को समझाने के लिए कि भाई कोई कहे तो प्राइवेट बोर्ड है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें करते हैं, तो कहिए कि इसमें चेयरमैन सीबीएसई और डायरेक्टर एनसीईआरटी भी मेंबर हैं भारत सरकार की ओर से। और पूरे 18 जो मेंबर हैं, इसमें से 7 वाइस चांसलर्स मेंबर हैं। इसी से अंदाजा लगेगा कितने बड़े शिक्षाविदों का एक संकुल है। ठीक है, इसके बाद फिर नोट कर लीजिए कि यह बोर्ड एनसीएफ को पूरी तरह फॉलो करेगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को फॉलो करेगा, जिस पर गार्जियंस को रहता है कि पता नहीं इसकी किताब पढ़ने के बाद हम जा पाएंगे नीट में कि नहीं, हम जेई में क्वालिफाई करेंगे कि नहीं, कंपटीशन में करेंगे कि नहीं, सीबीएसई किताब तो काम आती है। तो जो सीबीएसई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को फॉलो कर रही है, उसी करिकुलम को हम भी फॉलो करेंगे, फ्रेमवर्क को। फिर लोग कहेंगे डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट ये है कि फ्रेमवर्क तो वो फॉलो करेंगे, लेकिन जो कंटेंट है उसको हम अपने उद्देश्य के अनुसार आधुनिक और भारतीय ज्ञान परंपरा के मिश्रण के साथ रखेंगे। ये अंतर है। तो एनसीएफ पूरी तरह फॉलो करेंगे हम, ताकि वो आश्वस्त हो जाएगा गार्जियन कि नहीं इसमें कोई कमी नहीं रहेगी, बल्कि प्रमुखता है। जैसा दीदी संकेत दे रही थी, एक उदाहरण उनके लिए काफी होगा। साइंस से बड़े चिंतित रहते हैं लोग, जब कोई ऐसे बोर्ड की बात होती है सोचते हैं संस्कृत टाइप बोर्ड तो नहीं है। तो आप उनको समझा सकते हैं कि देखो हमारे बोर्ड में जो दीदी बता रहे थे ना 400-500 शिक्षक जुड़े हुए हैं, 400 तो प्रोफेसर से राय लेता हूं मैं, शिक्षक जुड़े हैं 2000। और जो 400 प्रोफेसर जुड़े हैं हमारे साथ विभिन्न विषयों में, उसमें से जो प्रमुख लोग अध्यक्षता करते हैं हमारे पैनल का, उसमें 11 लोग ऐसे हैं जो पद्म अवार्ड से विभूषित हैं भारत सरकार से। जैसे हमारे साइंस की किताब को जो चेयर करते हैं वो हैं प्रोफेसर एच.सी. वर्मा। जो लोग फिजिक्स पढ़े होंगे या बच्चे पढ़ रहे होंगे या जिनके घर में आईटी में लोग होंगे, वो कोई ऐसा नहीं होगा जो वर्मा जी के क्षमता को नहीं जानता हो। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स उनकी किताब है जो पूरे देश में सबसे पॉपुलर है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की। वही चेयर कर रहे हैं हमारे साइंस की किताब को। कंप्यूटर किताब को हमारा कौन कर रहा है, वो भी अगले पद्मश्री हैं, वर्मा जी भी पद्मश्री हैं। एक पद्मश्री है प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल कानपुर आईटी की, वो हमारे कंप्यूटर को हेड कर रहे हैं।
तो एक आपको झलक बताया हूं मैं। इसी तरह जो मैथमेटिक्स को कौन हेड कर रहे हैं लोग, जो एनसीईआरटी के 3 रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, हुकुम सिंह, जिनको जो मैथ लैब बनी है पूरे देश में, सीबीएसई जिसको बहुत दावा करती है, उसके फादर ऑफ मैथ लैब माने जाते हैं हुकुम सिंह। तो ही इज हेडिंग अवर मैथमेटिक्स टीम पैनल। एंड सुब्रमण्यम साहब हैं जो बम्बई आईआईटी के रहने वाले, चेन्नई के ही हैं, वो हमारे मैथमेटिक्स टीम में हैं। प्रोफेसर महेश शर्मा न्यूयॉर्क मैथमेटिकल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, वो हमारे पैनल में हैं मैथमेटिक्स में। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ताकि लोगों को लगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा ही चलेगी, या कहीं ऐसा तो नहीं मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और फिजिक्स, साइंस में खराब हो जाए। तो इसलिए ये उदाहरण विशेष रूप से बता रहा हूं मैं, कि इससे वो कन्विंस हो जाएंगे कि ये लोग किताब बना रहे हैं तो बिल्कुल ही कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे जिसमें कि कोई न्यूनता हो, बल्कि कुछ अच्छा ही होगा। बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 9वीं से 12वीं की हमारी किताब ऐसी आ जाए, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो की, कि बच्चों को जो 90% के ऊपर हमारे बोर्ड में पा जाए, वो फिर जेई और नीट की परसेंटाइल भी 98, 97 पाए। ऐसा नहीं कि सीबीएसई में तो 100 आउट ऑफ 100, पूरे पड़ोस में मिठाई बट गई कि बेटे बेटी ने टॉप कर दिया हमारे फलाने जोन में, साउथ जोन में, मिडिल जोन में। और जेई का जब रिजल्ट आया तो परसेंटाइल 45, तो रो रहे हैं बैठकर कि क्या हो गया, या तो उसमें गड़बड़ी है, इसमें गड़बड़ी। तो दोनों के बीच में मिसमैच जो है ना, उसको भी हम खत्म कर रहे हैं, ताकि ये कोचिंग वाला धंधा भी कम हो, कि बच्चा फेल कोई ना हो, 60% तक पा जाए सभी, लेकिन जो बढ़े इसके ऊपर, उसकी क्षमता ऐसी हो कि फिर किसी भी कंपटीशन में बाद में फिर आईएएस और आईपीएस और इसमें भी साइंटिस्ट भी हो सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ वो परसेंटेज लेकर के उसको, जिसको मैं पूर्व में कहावत कहते हैं कि अचार डालता फिरे। पता नहीं आप लोगों का कहा जाता है कि नहीं, किसका क्या अचार डालोगे कहते हैं लोग, तो उस सर्टिफिकेट का अचार थोड़ा डालना है, उसका तो कोई उपयोगिता दक्षता से मापा जाएगा ना। तो ये हम पूरा ध्यान रख रहे हैं किताब में, तो ये विशेषता है। दूसरा एक नोट करने लायक है कि भारत सरकार ने एक मुस्त रूप से, मतलब इन वन नोटिफिकेशन, ग्रांटेड इक्विवेलेंस विथ ऑल अदर बोर्ड्स, देश के जितने भी बोर्ड हैं, नेशनल या स्टेट, सबके समकक्ष घोषित कर दिया है भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड को। जो एक लीगल प्रॉब्लम लोगों को होती है ना, कि पता नहीं कितनी लीगैलिटी है, या बच्चा जहाँ यहाँ जाएगा तो होगा कि नहीं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा कि नहीं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में होगा कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं, मान्य होगा कि नहीं, तो सारा इस नोटिफिकेशन में है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक भी सर्टिफिकेट मान्य होगा सीबीएसई की तरह, एक लाइन में। जहां जहां सीबीएसई की सर्टिफिकेट की मान्यता है, उन हर जगह इस सर्टिफिकेट की मान्यता होगी भारतीय शिक्षा बोर्ड की, क्योंकि दोनों बराबर है। और नोटिफिकेशन भी कर दिया है। यूजीसी ने सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को लिख के भेज दिया मेल, एआईसीटीयू ने सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट को लेटर भेज दिया कि भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है, सीबीएसई की तरह। और सबसे एक पत्र जो नोट करा रहा हूं मैं, ये तो जो अभी बताया ना इक्विवेलेंस, ये है 3 अगस्त 2022 का। ये आपको हमारी बीएसबी की वेबसाइट पर भी दिखेगा, bsb.org.in, bsb.org.in। अगर डिटेल जानना हो इसके बारे में तो बोर्ड का देखेंगे तो उसमें सभी कागज मिल जाएंगे। एक नोट कर लीजिए, 3 फरवरी 2023 का एक पत्र है जो भारत सरकार ने सभी प्रदेश सरकारों को लिखा है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड हमारा बनाया हुआ बोर्ड है, मतलब उसको लीगैलिटी प्रदान करने के लिए उन्होंने पत्र लिखा है कि ये हमने बनाया है, हमने इस बोर्ड को बना करके पतंजलि योगपीठ को दिया है संचालन के लिए, ताकि कोई भ्रम न रहे किसी प्रकार की उसकी प्रामाणिकता पर, वैधानिक प्रामाणिकता पर। वैचारिक प्रामाणिकता, सांस्कृतिक प्रामाणिकता तो पतंजलि योगपीठ की इस भारत में सर्वश्रेष्ठ है, तभी भारत सरकार ने इसको स्पॉन्सरिंग बॉडी बनाया। लेकिन उस पतंजलि योगपीठ को अपनी वैचारिक सांस्कृतिक यात्रा को आधुनिक दक्षता के साथ साथ भारतीय मानस के साथ गढ़ने का मौका मिल सके, इसके लिए किसी कानूनी व्यवधान न हो,
इसके लिए भारत सरकार बार बार कहता है कि मेरा बनाया हुआ बोर्ड है, जिससे कि इस पर कोई प्रश्न न कर सके। क्लियर हो गई बात? तो 3 फरवरी 2023 का पत्र, अगर आप खुद कभी किसी को भ्रम हो आप में से, आप वेबसाइट खोलिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस वेबसाइट पर जाइए, क्लिक करिए, ब्राउज करिए, तो आपको मिलेगा, एक लिस्ट मिलेगी कि कौन कौन से नेशनल स्कूल बोर्ड हैं, राष्ट्रीय स्कूल एजुकेशन बोर्ड कौन कौन है। तो उसमें सीबीएसई के साथ साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी नाम मिलेगा और लिखा होगा सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इससे ज्यादा भी कोई प्रमाण चाहिए अब लीगलिटी का? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेबसाइट पर डाला हुआ है, तो ये है इसकी लीगैलिटी। और मुझे लग रहा है अब लीगैलिटी के बारे में कोई प्रश्न नहीं होगा। भारतीय संस्कृति के बारे में प्रश्न बहुत हैं, दिनों दिन स्वामी जी तो रोज 2.5 घंटे बात करते हैं, तब भी बात नहीं खत्म होती। तो हम आपको 1 घंटे में कितना बता देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अगर जो लोग कहते हैं कि भारतीय संस्कृति क्यों पढ़ाई जाए, उनको बता दो भारतीय संस्कृति हमारी सिर्फ विश्वास पद्धति नहीं है कि मैं ऐसा कहता हूं इसलिए विश्वास करो, बल्कि भारतीय संस्कृति तर्क और प्रमाण युक्त संस्कृति रही है। और इसमें संस्कृत का मतलब सिर्फ पुरोहितत्व तो नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि उन ग्रंथों में, वेदों में, अन्य और संस्कृत के ग्रंथों में दर्शन है, खगोल विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, तर्कशास्त्र है, वनस्पति विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, सब निहित है उसमें। वो सिर्फ दूसरे धर्मों की पुस्तकों की तरह मात्र सिर्फ एक पक्ष को नहीं ध्यान रखता है, ये बल्कि जीवन के सर्वांगीण पक्ष को ध्यान रखने वाले हमारे ग्रंथ हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति और दुनिया की सबसे प्राचीनतम निरंतर संस्कृति है, इसलिए उसका हमें आदर करना है और इस लीगैलिटी के साथ आगे बढ़ना है। आपसे मेरा आग्रह है कि जो भी 8वीं तक के विद्यालय प्रथम में टारगेट करिए, किसी भी बोर्ड से स्कूल चल रहा हो, किसी बोर्ड से चल रहा हो, आप उससे कहिए कि भाई तुम प्राइवेट पब्लिशर की किताब लेते हो ना, तो तुम पहले एक बार भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों को प्राइवेट पब्लिशर की जगह आजमा के देखो। ट्रेनिंग तुम्हें भारतीय शिक्षा बोर्ड फ्री दिलाएगा टीचर्स को। पुस्तकें प्रयोग करना शुरू करो, बच्चों को पढ़ाओ। गार्जियन जब पुस्तकों को देखेगा तो अपने आप प्रत्यक्षम के प्रमाण, जब वो देखेगा कि जितनी बात आप कह रहे हो उसके पाठों में तो झलक रहा है, तो फिर वो कन्विंस होगा। फिर अपने आप विद्यालयों से कहेगा कि नहीं, जब लीगल बोर्ड भी है, हमारे संस्कार लायक भी है, हमारे बच्चों को ठीक से गढ़ने वाला है, हमारे विचारों को एक मजबूत आधारशिला देने वाला है, भारत की संस्कृति का संरक्षण करने वाला है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही बोर्ड है, पतंजलि योगपीठ जैसी समर्थ संस्था इसको दिशा दे रही है, विजन दे रही है, जिन्होंने योग, आयुर्वेद और स्वदेशी में देश का नाम रोशन किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को फैलाया है, तो आप इस बोर्ड को, आपको 9वीं से 12वीं में क्या दिक्कत है? ये अपने आप एक गार्जियंस में मूवमेंट खड़ा हो जाएगा। लेकिन पहला चरण ये है कि आप 8वीं तक उनसे कहिए कि पुस्तकों को लें। 9वीं से 12वीं पुस्तकें अभी हम इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि एनसीएफ हम फॉलो करेंगे भारत सरकार का, और भारत सरकार ने भी अपने एनसीएफ की डिटेलिंग 9वीं से 12वीं की नहीं किया है। तो इसलिए हम भी तैयार तो कर रहे हैं मटेरियल, लेकिन पुस्तक इसलिए नहीं छपवा रहे हैं कि जब तक भारत सरकार वो एनसीएफ में क्लियर कर दे तब तक हमारी पुस्तक में कोई छोटी मोटी न्यूनता न रह जाए। इसलिए वी आर वेटिंग फॉर दैट। ये भी एक प्रमाण है कि हम एनसीएफ को फॉलो करते हैं, वरना प्राइवेट पब्लिशर की तरह हम भी किताब छापते और ऊपर मोहर लगा देते कि एनसीएफ कंप्लायंट, एनईपी ओरिएंटेड, एक मोहर लग जाती है और सबको भ्रम में रखते हैं कि ये तो पूरा एनसीएफ फॉलो कर रहे हैं। आप किसी भी प्रिंसिपल से, किसी भी टीचर से दावा कर सकते हैं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की किताब रख लो सामने, किसी प्राइवेट पब्लिशर की रख लो और एनसीएफ के नियम रख लो। वो 600 पेज का एनसीएफ है, बहुत मुश्किल से प्रिंसिपल टीचर लोग भी नहीं पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े शिक्षाविद भी नहीं पढ़ रहे हैं, बट ईश्वर की कृपा से चूंकि पढ़ने की आदत है, स्मृति भी ईश्वर ने अभी
युवावस्था वाली दे रखी है, तो मैं 601 पेज पढ़ा हूं और 601 पेज में कहीं से किसी पेज को उद्धृत करके मैं बता सकता हूं कि इसमें एनसीएफ में क्या लिखा है, साइंस एजुकेशन में क्या लिखा है, लैंग्वेज एजुकेशन में क्या लिखा है, फिजिकल एजुकेशन में क्या लिखा है, आर्ट में क्या लिखा है, क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पेडागोजिकल सजेस्टेड है, क्या कंटेंट सिलेक्शन में है, वो सब हमने देखा है और उसका पूरा अपनी किताब में पिरोया गया है। वो तो कोई मिला करके देख ले, सामने रख करके न याद हो कि देखो हमारी किताब एनसीएफ को फॉलो कर रही है, वो प्राइवेट पब्लिशर की। एक अंतिम बात, तो लोग कहेंगे साहब हमको तो कमीशन देते हैं प्राइवेट पब्लिशर। ठीक है, ये मर्यादा शुचिता के विरुद्ध लगता था मुझे भी, लेकिन स्वामी जी ने एक बहुत व्यवहारिक बात कही। बोले सिंह साहब आप इस नैतिक पक्ष पर मत जाओ, इन पुस्तकों को आप किसी तरह पहुंचवाओ, भले ही लेने वाले कुछ छूट मांग रहे हैं दे दो, घाटा सह लेंगे हम, लेकिन आप जो है अगर उनको पुस्तकें सारी चीजों से कन्विंस है, बस उनको ये लग रहा है कि मुझे 30-40% छूट मिल जाए तो ले लें, तो बोले पतंजलि योगपीठ घाटा सह लेगी, लेकिन हमारा विचार तो पहुंच जाएगा ना। तो इस पर फिर हमने भी ये तय कर लिया कि जो 35%, 30%, 40% विद्यालय लेगा, 10-15% जो पहुंचाने का है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको लगेगा। तो हमने भी अपने फिर प्रावधान कर लिया। इसलिए बता रहा हूं, आप अपने परिवार के हो, ताकि उस शिक्षक और कॉलेज से कह सकते हो कि भाई इन किताबों में भी तुम्हें घाटा नहीं हो रहा है। हाँ, बड़ी कृपा करते लोग, अगर वो जो मैं उनको दे रहा था छूट वो गार्जियंस पर भी ट्रांसफर कर देते, लेकिन वो शायद ही करेंगे। लेकिन एक वक्त आएगा, दीदी बता रहा हूं मैं, जब ये देश के लोग पूरे नैतिक मूल्यों के साथ उठ खड़े होंगे और ये विद्यालय कॉमर्शियल सेंटर नहीं रह जाएंगे। इन्हें मजबूर होना पड़ेगा कि हम बच्चों को कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस पर तो दें। आचार्य कुलम की तरह घाटा भले सहने का सामर्थ्य ना हो, गुरुकुलम की तरह घाटा सहने का सामर्थ्य पतंजलि योगपीठ की तरह लोगों में ना हो, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस पर तो चला सकते हैं ना। तो इस तरह चला करके दिखाना पड़ेगा। और मैं अपने गांव में दीदी जो विद्यालय चलाता हूं, इसी कॉन्सेप्ट पर चलाता हूं, बल्कि थोड़ा बहुत अपना भी डाल देता हूं उसमें। तो उनको सस्ती किताबें उपलब्ध होती हैं, सस्ते कपड़े उपलब्ध होते हैं, यूनिफॉर्म, और अच्छी किताबें भी उपलब्ध होती हैं। तो ये माहौल किसी न किसी दिन गार्जियंस का यूनियन एसोसिएशन बनाएगा। अभी तो एक पेरेंट एसोसिएशन छोटा सा बना लेते हैं स्कूल वाले ही, और फिर वो उनकी कुछ फीस माफ कर देते हैं, उनको चाय कॉफी बढ़िया पिला देते हैं, और फिर इसके बाद बात रफा दफा हो जाती है और हर साल 10-20% फीस बढ़ जाती है। और जो किताब रद्दी वाली होती है प्राइवेट पब्लिशर की, जो ज्यादा कमीशन देता है उसी को लगवा देते हैं, और जो टीचर विरोध करता है उसको कहते हैं तू भी ले ले 1500, काय विरोध कर रहा है। तो देश की इस माहौल को बदलने के लिए आप जैसी मातृशक्ति की सात्विक चेतना युक्त क्रांति की आवश्यकता है, जो माताओं में ये बोध पैदा करे कि ऐसे विद्यालयों में ऐसी पुस्तकों को मत पढ़ाओ जिसका प्रारंभ से ही, जिसका शुरुआत ही, जिसका गर्भ से ही जिसकी शुरुआत गलत हो रही शिक्षा की, ऐसा बच्चा कहां से मूल्यवान और नैतिक मूल्यों से युक्त होगा। तो ये जब बोध खड़ा होगा तो धीरे धीरे भारतीय शिक्षा बोर्ड खड़ा होगा। और मैं तो पूरी तरह स्वस्थ हूं, क्योंकि स्वामी जी को मैंने 28-30 साल पहले देखा था, किस तरह से साइकिल से चल चल कर योग की शुरुआत किया था उन्होंने। और आज उनकी यात्रा में जिस स्वामी जी को मैंने साइकिल पे देखा और उसी स्वामी जी के चार्टर्ड प्लेन पर साथ जब जाता हूं तो मुझे सारे दिन याद आ जाते हैं। तो योग भी बढ़ा, समृद्धि भी बढ़ी, और यही है भारत। दरिद्रता के पूजक नहीं है हम ऐश्वर्य की आराधना करते हैं। ईश्वर हमारा ऐश्वर्य है, जो पूरे ब्रह्मांड की विराट संपदा है वही ईश्वर का अभिव्यक्तिकरण है, मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्म है वो। तो इसलिए हम दरिद्र होकर के कहां से ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे, ये भी एक गलत धारणा है। ये भी भारतीय संस्कृति की मूल मान्यता के विरुद्ध है कि गुफा में बैठ जाओ चुपचाप और साधना करते रहो, मोक्ष प्राप्त कर लो,
स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यदि मुझे व्यक्तिगत मोक्ष मिल भी जाए किसी कृत्य से, तो वह कृत्य को मैं नहीं स्वीकार करूंगा। मैं बार बार इस धरती पर पैदा होना चाहूंगा और बार बार सामाजिक कार्यों से जुड़ना चाहूंगा, जिससे कि हमारा पूरा राष्ट्र मोक्ष को प्राप्त हो। यह भारतीय संस्कृति है और पूज्य स्वामी रामदेव जी इसके सबसे समर्थ संवाहक हैं। और एक पंक्ति में अगर मैं कहूं कि स्वामी रामदेव भारत के, मैंने शुरू में कहा था ना, कि सामाजिक संस्कृति के प्रतीक हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वामी जी तो ये पढ़ा देंगे, वो पढ़ा देंगे। मैं उनसे कहता हूं कि स्वामी जी को संपूर्ण रूप से उनके दर्शन व्यक्तित्व को जब जान लोगे तो 21वीं सदी में भारत की सभी विचारधाराओं में एकत्व स्थापित करने का अगर कोई दार्शनिक सामर्थ्य किसी में है तो वो है पूज्य स्वामी रामदेव जी। मैंने उनको नजदीक से देखा है और मैं स्वयं भी बहुत ही तार्किक व्यक्ति हूं, बहुत जल्दी नहीं मानता किसी बात को। बल्कि स्वामी जी कभी कभी मजाक में कहते हैं कि अत्यंत तार्किक व्यक्ति हैं एनपी सिंह, तो वो देखे मुझे 28-30 सालों से। तो मैं बिना तर्क के, कोई फिजिक्स का आदमी हूं, तो मुझे जब तक कोई विज्ञान से कुछ फिट नहीं बैठता, रेजोनेंस नहीं होता, तो मैं उसको तुरंत स्वीकार नहीं करता। तो मैं अगर ये कह रहा हूं कि पूज्य स्वामी जी भारत की समस्त दार्शनिक परंपराओं के एकत्व के प्रतीक हैं, पर्याय हैं, अभिव्यक्ति हैं, तो मैं बहुत ही तार्किक आधार पर विचार के बाद ही कह रहा हूं। और स्वामी जी संश्लेषण के महापुरुष हैं, सिंथेसिस। वो खंड खंड में नहीं देखते भारत को, संश्लेषण में भारत को देखते हैं। योगेश्वर कृष्ण की भी आराधना, राम की भी आराधना, जैन का भी मंत्र पढ़ना, बुद्ध का भी बुद्धम शरणम गच्छामि भी कहना, वेद उपनिषद में तो निष्णात है ही। सिखिज्म की बात करना, आप किसी दर्शन की बात कर लो भारत के, तो वो उनके अंदर एक कूट कूट करके भरा हुआ है कि भारत बोध खड़ा होना चाहिए। भारतीय शिक्षा बोर्ड की ही आत्मा है। आप सभी मातृशक्ति को बहुत प्रणाम। और जब कभी आपके क्षेत्र में उधर आएंगे तो हो सकता है कि अगर आप शिक्षाविदों को बुलाएंगे तो दीदी को भी साथ लेकर के आएंगे और उनसे अगर कहीं कुछ बचा खुचा होगा उनके मन में आपके समझाने के बाद भी, तो कभी जूम मीटिंग से, कभी साक्षात भौतिक मीटिंग से हम भी कोशिश करेंगे, जितना सामर्थ्य है, जितना समय मिलेगा हमको, कि आपके बीच में आएंगे। लेकिन आप एक समर्थ प्रतिनिधि बनो, इसी प्रार्थना के साथ अपनी वार्ता को विराम देता हूं। बहुत बहुत प्रणाम।